बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा में बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा है। विधानसभा चुनावों में मिले प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी है, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले से काफी भिन्न है। सरकार की संरचना और ताकत का संतुलन ऐसा है कि सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था को केंद्र में रखकर तेज और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। नई सरकार के शुरुआती दिनों में जिस तेजी से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, छापेमारियां, अवैध हथियारों की बरामदगी और कई जगहों पर पुलिस मुठभेड़, उसने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कई दशकों बाद पहली बार बिहार का गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तेजस्वी यादव वाले पिछले कार्यकाल में यह विभाग मुख्यमंत्री के पास था, लेकिन इस नई सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है सम्राट चौधरी ने, जिनकी छवि आक्रामक और स्पष्टवादी नेताओं में गिनी जाती है। गृह मंत्री पद संभालते ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और अपराधियों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस मॉडल की तर्ज पर कहा कि अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या उनका सामना कड़ी कार्रवाई से होगा। इस बयान का असर मात्र राजनीतिक शब्दों तक सीमित नहीं रहा। बिहार की कई जगहों पर पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों का खुलासा किया। कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कई जगहों पर अपराधियों के साथ गोलाबारी की घटनाएं सामने भी आई। इसी कड़ी में बेगूसराय के कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये वही मुठभेड़ थी जिसमें शुरुआती गोलाबारी अपराधियों की ओर से हुई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी गोली चलाई और अंततः आरोपी ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस की संयुक्त टीम ने वहां से 7 तैयार पिस्तौलें, कई अधूरे हथियारों के पुर्जे, नकदी, बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ और अवैध गतिविधियों से संबंधित सामग्री बरामद की। इन बरामदगियों ने ये साफ किया है कि इलाके में संगठित अपराध और हथियार निर्माण से जुड़े नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय थे। बिहार की राजनीति में सामान्यतः अपराध मुद्दा रहा है, लेकिन हर नई सरकार के शुरुआती दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर अपेक्षाएं हमेशा बढ़ जाती हैं। जनता मानती है कि बड़ी जीत का मतलब बड़ा बदलाव होगा। पिछली सरकारों के दौरान भी चुनाव से पहले अपराध की घटनाओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा था। व्यापारी की हत्या जैसी घटनाओं को उदाहरण बनाकर कहा गया कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। तो वहीं अब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है, तो विपक्ष ये भी कह सकता है कि अगर कहीं अपराध बढ़ा तो उसकी राजनीतिक ठीकरा सीधे बीजेपी पर फूटेगा। इसलिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए ये केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं बल्कि राजनीतिक कसौटी भी है। तो वहीं बिहार में अपराध पर नियंत्रण को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये भी याद दिलाते हैं कि नीतीश कुमार की शुरुआती सरकारों को सुशासन की पहचान इसलिए मिली क्योंकि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई थी। 2005 से 2010 का कालखंड ऐसे कई उदाहरणों से भरा है जब बड़े अपराधी या तो जेल भेजे गए या राज्य छोड़कर अन्य स्थानों की ओर भाग गए। उस समय कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश अपराधियों के लिए आश्रय स्थल बन गया था। बाद में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई और वहां कड़े कानून व्यवस्था मॉडल पर काम शुरू हुआ, तो कहा जाने लगा कि कई अपराधी बिहार की ओर लौटने लगे। अब जब दोनों राज्यों में स्ट्रिक्ट लॉ मॉडल लागू होने लगे हैं, लोगों के बीच मजाकिया अंदाज में ये चर्चा भी होने लगी है कि अगला ठिकाना शायद नेपाल हो सकता है। तो वहीं लेकिन बिहार की सामाजिक संरचना और राजनीतिक इतिहास उत्तर प्रदेश से अलग है। यहाँ बाहुबलियों की राजनीति दशकों तक प्रभावी रही है। जिले दर जिले अपराधियों के नाम से इलाके पहचाने जाते थे। सिवान में शाहबुद्दीन, पटना में रीतलाल यादव, गया और जहानाबाद में कई प्रभावशाली अपराधी। ये भी सच है कि समय के साथ कई बड़े नामों को कानून के दायरे में लाया गया और कई ने लंबे समय जेल में बिताए। इन उदाहरणों को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि बिहार में कड़ा कानून लागू करना असंभव नहीं है, बस प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो वहीं नई सरकार के पास अब वही चुनौती है, क्या वो अपने शुरुआती तेवरों को लंबे समय तक बनाए रख पाएगी? क्या हर केस में न्याय संगत कार्रवाई होगी? क्या पुलिस प्रोफेशनलिज्म और राजनीतिक स्वतंत्रता को कायम रख सकेगी? इन सवालों पर आने वाले समय में राज्य के कानून व्यवस्था मॉडल की सफलता या विफलता तय होगी। तो वहीं कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नई सरकार का आक्रामक रवैया सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। समाज में धार्मिक सांस्कृतिक पहलुओं को भी नए ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाने की खबरों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा पैदा कर दी है। कई जानकार मानते हैं कि यह सांस्कृतिक पहल केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक जुड़ाव और राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है।
नीति में आए इस बदलाव पर विस्तृत चर्चा अभी बाकी है और आने वाले दिनों में यह बिहार की राजनीतिक भाषा का नया अध्याय बन सकता है। तो वहीं इन तमाम घटनाओं और नए बदलावों के बीच एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि बिहार की नई सरकार खुद को एक अधिक निर्णायक, तेज और परिणाम देने वाली प्रशासनिक मशीनरी के रूप में स्थापित करना चाहती है। तो वहीं जनता के बीच उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। नौकरियों में तेजी, विकास परियोजनाओं का विस्तार, उद्योगों में निवेश और सबसे बढ़कर सुरक्षा का भरोसा। पुलिस प्रशासन की हर कार्रवाई अब पहले से ज्यादा राजनीतिक महत्व रखती है। अपराधी खुलकर नहीं घूम सकेंगे, ये संदेश सरकार देना चाहती है, लेकिन इस वादे को जमीन पर उतारना आसान नहीं है, खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां सामाजिक जटिलताएं और राजनीतिक समीकरण बेहद गहरे हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में नई सरकार के साथ ही कानून व्यवस्था के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू हो गया है। शुरुआती कदमों ने एक कड़े मॉडल की झलक दी है, लेकिन इसका असली रूप अगले कुछ महीनों में ही सामने आएगा, जब जनता, विपक्ष और प्रशासन सभी इसकी परीक्षा लेंगे।